जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटेड की यूट्यूब चैनल पर। और आज के सेशन में हम फ्रांस की क्रांति पर बात करेंगे, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर इस क्रांति की डेट अगर हम जानें तो 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई। ठीक है। अब फ्रांस का समाज कैसा था, वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर डेमोक्रेसी थी या राजतंत्र था। ठीक है। इन सारे सवालों पर चर्चा करने से पहले हम इस बात को समझेंगे, इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे कि फ्रांस का समाज कैसा था। ठीक है। तो फ्रांस की समाज की अगर बात करें तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित था, और जिसको कहा जाता था स्टेट्स। क्या कहा जाता था? स्टेट कहा जाता था। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कि समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत के हिसाब से लोगों को क्या किया गया था, उनको बांटा गया था, स्टेट्स में बांटा गया था। ठीक है। उनको सोशल आर्डर में बांटा गया था। किस हिसाब से? तो समाज में सत्ता और उनके सामाजिक हैसियत के हिसाब से। जैसे हम बात करें कि भारत में क्या था, भारत में वर्ण व्यवस्था था, और वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोगों को बांटा गया था। तो ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि यहाँ का जो समाज था वो स्टेट्स में बांटा गया था। ठीक है। स्टेट में बांटा गया था। तो अगर हम पहले स्टेट की बात करें, फर्स्ट स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट में जो लोग आते थे उनको कहा जाता था कलरगीज, जिसे पादरी वर्ग हम कह सकते हैं। तो पहला स्टेट जो होता था वो पादरी वर्ग लोगों का होता था। दूसरा जो स्टेट होता था उनको हम कहते थे नोबल्स। इनको हम कुलीन वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग भी कहते हैं, यानी कुलीन वर्ग यानी अभिजात वर्ग। इसमें कौन से लोग आते थे? तो स्टेट वर्ग में सेकंड स्टेट में ये लोग आते हैं, कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग। ये लोग कौन होते थे? एक तरीके से राजा के क्या होते थे? अधिकारी होते थे, राजा के सामंत होते थे, राजा के वित्तीय सहायता और सैन्य सहायता देने के लिए काम करते थे ये लोग। ठीक है। और तीसरा जो स्टेट होता था उसमें आती थे आम जनता, कॉमन पीपल। अब आम जनता में जैसे व्यापारी हो गया, ठीक है, किसान, मजदूर, वकील, अध्यापक, नौकर, कर्मचारी इत्यादि। इन सारे लोगों को किस में रखा गया था? थर्ड स्टेट में रखा गया था। तो हमने क्या समझा कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 वर्गों में विभाजित था, जिनको कहा गया फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। पहले स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग, और थर्ड स्टेट में आम जनता। ठीक है। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब हम इस बात को समझते हैं कि जो फर्स्ट स्टेट था ये टैक्स मुक्त था। क्या था? टैक्स फ्री था, कर मुक्त था। इससे राजा कोई कर नहीं लेता था। भाई राजा के पास पैसा कैसे आएगा? तो राजा के पास पैसा आने के लिए पहली चीज तो क्या होना चाहिए? लैंड होना चाहिए, जमीन होना चाहिए। जमीन में जब प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन से पैसा आएगा। ठीक है। तो सभी लोग तो खेती करेंगे नहीं। और ये जो पादरी वर्ग होता था वो थोड़ा सा पूजा पाठ का भी दौर था इस समय। तो इनका जो रिस्पेक्ट था समाज में वो कुछ अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। ठीक है। तो ये क्या थे? इनको विशेषाधिकार था। ये राजा को कोई कर नहीं देते। हालांकि ये कर क्या करते थे? उसूलते थे। क्या करते थे? कर उसूलते थे। तो पहले स्टेट में पादरी वर्ग आते हैं, ये कर मुक्त थे। ये क्या करते थे? कर उसूलते थे। ठीक है। और ये फॉलो किसको करते थे? कैथोलिक चर्च। राजा क्या करता था? ठीक है, फर्स्ट स्टेट को यानी पादरी वर्ग को क्या देता था? जमीन देता था। जमीन दी जाती थी। अब इस जमीन पर चर्च वाले क्या करवाते थे? खेती करवाते थे। और खेती करवाने के बाद क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। भाई खेती कौन करेगा? किसान। तो किसान यहाँ पे क्या कर रहा है? टैक्स दे रहा है। तो इन 3 स्टेट में एक ऐसा स्टेट है, यानी कौन सा? थर्ड स्टेट, जो सिर्फ यही कर दे रहा है। बाकी ये 2 स्टेट है वो कर नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि पादरी वर्ग कौन सा कर कलेक्ट करते थे? तो टाइथ या टीथे नाम का एक कर था, जो उपज का 10% होता था। जो भी उपज हो रही है उसको, उसमें से कितना दिया जाता था? उसका 10% दिया जाता था। और ये एक रिलीजियस टैक्स था। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट वाले कौन सा कर टैक्स कलेक्ट करते थे? टाइथ या टीथे कर क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरा, अगर सेकंड स्टेट की बात करें तो सेकंड स्टेट में कौन आता था? अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग के लोग आते थे। ये कौन होते थे? अभी हमने आपको बताया कि ये राजा के क्या होते थे? अधिकारी होते थे।
और राजा के लिए काम करते थे, राजा को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करते थे। और इसके बदले में राजा इनको क्या देता था? वेतन। और वेतन में कोई पैसा नहीं दिया जाता था, वेतन में इनको ज़मीन दी जाती थी, ठीक है? क्या दी जाती थी? वेतन में इनको ज़मीन दी जाती थी और ये इन ज़मीन को क्या कहा जाता था? ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था और इसको कहा जाता था फ्यूड। और फ्यूड का मतलब होता है ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है? तो ज़मीन पाने वाले को क्या कहा गया? फ्यूडल कहा गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि फ्यूड क्या होता था, तो भूमि का टुकड़ा होता था, ठीक है? क्या होता था? भूमि का टुकड़ा होता था, जो राजा इनको वेतन के बदले देता था, ठीक? अब इस पर ये क्या करवाते थे? इस पर खेती करवाते थे और अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वो भी टैक्स क्या करते थे? वसूलते थे। किससे वसूलते होंगे? इन थर्ड स्टेट वालों से। इस वर्ग में जो लोग आ रहे हैं उनसे, ठीक है? क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे, ठीक? तो इसमें जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, ठीक है, ये टाइल या टीले नामक एक कर वसूलते थे, जो प्रत्यक्ष कर था। और ये प्रत्यक्ष करता, ये डायरेक्ट राज्य को जाता था ये कर, ठीक है? तो आपसे प्रश्न यही बनेगा कि जो अभिजात वर्ग यानी कुलीन वर्ग वाले एक टैक्स वसूलते थे जिसका नाम था टीले या टाइल, ठीक है? ये प्रत्यक्ष कर था या अप्रत्यक्ष कर था? तो जवाब होना चाहिए कि ये कैसा कर था? ये अप्रत्यक्ष कर था, जो सीधे राज्य को जाता था, ठीक है? अब राजा जो इनको ज़मीन देता था अभिजात वर्ग वालों को, ठीक है? तो इन पर इनका पूरा अधिकार होता था। ये जो चाहें उस पर वो कर सकते थे, ठीक है? इन पर पूरा अधिकार होता था और इसीलिए इन्हें लॉर्ड या सेन्योर कहा जाता था, ठीक है? लॉर्ड या सेन्योर कहा जाता था। तो आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा कि लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, इस तरीके के जो भारत में वायसराय आए और लॉर्ड उनके आगे लगाया जाता था। तो लॉर्ड का जो कंसेप्ट है यहीं से हमें देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये बात आप समझ पाए होंगे। तो राजा इनको ज़मीन देता था और इस ज़मीन पर क्या करते थे? ये किसानों से क्या करवाते थे? प्रोडक्शन करवाते थे और उसके बदले उनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे। यानी किसान काम क्या करता था? टैक्स करता किसान जो है वो प्रोडक्शन का काम करता था, खेती का काम करता था, ठीक है? और ये क्या करते थे? उनसे टैक्स वसूलते थे, ठीक है? क्या करते थे? टैक्स वसूलते थे। इसीलिए आप क्लास 9th और 9th की एनसीईआरटी में आप देखोगे तो जो अभिजात वर्ग हैं, इनकी तुलना किससे की गई है? इनकी तुलना की गई है मधुमक्खी से की गई है और जो किसान हैं उनकी तुलना मक्खी से की गई है। ये कैसा काम कर रहे थे? चूसने वाला काम कर रहे थे। इन सारे प्रोसेस में हमने यही देखा कि जो सबसे ज़्यादा इसमें जो परेशान हो रहा है वो थर्ड स्टेट वाले हो रहे हैं, ठीक है? इनको क्या करना पड़ रहा है? इनको टैक्स देना पड़ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक? तो ये बात हमने समझा। अब आगे समझते हैं। उसके बाद से लुईस 16 1674 ईस्वी में 20 वर्ष की आयु में राजा बना, ठीक है? कितने वर्ष की आयु में? तो 20 वर्ष की आयु में लुईस 16 यानी लुईस 16वां क्या बना? राजा बना। ये किस वंश से ताल्लुक रखता था? तो इसकी जो डायनेस्टी थी, इसका जो राजवंश था वो था बुर्बो राजवंश। तो सवाल आपसे बनेगा लुईस 16 किस राजवंश से संबंधित था? तो बुर्बो राजवंश से संबंधित था। इसकी राजधानी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, ठीक है, एंटोनेट से हुई। किससे हुई? एंटोनेट। ये राष्ट्र ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है? अब इन दोनों का लुईस 16 के आते आते जो शाही खजाना था वो धीरे धीरे खाली होने लगा। इसके पीछे की क्या है? बहुत सारे कारण हैं, उन कारण को हम समझेंगे, ठीक है? वर्साई के महल में राजा रानी रहते थे, ठीक है? रॉयल पैलेस जो था उसका नाम था वर्साई और उस पैलेस में ये रहते थे। यानी राजा के महल में कुल मिलाकर 15,000 कर्मचारी रहते थे। कितने हजार? 15,000 कर्मचारी। और वो बिना काम किए वेतन प्राप्त करते थे। बिना काम किए उनको राजा पैसा देता था। तो एक तरीके का क्या था? फिजूल खर्ची, ठीक है, तानाशाही, अयोग्य, निरंकुश शासक था लुईस 16। तो बहुत ज़्यादा खर्च भी हो रहा था। अब बहुत ज़्यादा जब खर्च होगा, पूरे राजस्व का जितना भी राजस्व आता था उसका 9% इनके वेतन में चला जाता था और इसके कारण क्या हो रहा था? जो राजकोष था वो खाली हो रहा था, ठीक है? राजकोष खाली हो रहा था।
अब जाहिर सी बात है कि जब राजकोष खाली होगा, राजा के पास पैसे की कमी होगी, तो वो क्या करेगा, कर में वृद्धि करेगा। अब जब कर में वृद्धि करेगा तो इससे जो जनता होगी, आम जनता परेशान होगी, और जब आम जनता परेशान होगी तो यहीं से क्रांति का क्या होगा, जन्म होगा। तो फिर आगे समझते हैं कि वो कौन कौन से कारण थे जिससे जो राजकोष था वो खाली हो रहा था। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लेते हैं कि 7 ईयर्स वार हुआ, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से 1765 में। ये किसके किसके बीच में हुआ, तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ। डायरेक्ट सवाल आपसे पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ, तो 1756 से 1765 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये भी एक कारण है राजकोष खाली होने का। भाई युद्ध होगा तो युद्ध में पैसा लगेगा। ठीक है, दूसरा जो रॉयल पैलेस था, वर्साई पैलेस, इसमें फिजूल खर्ची थी। हमने आपको अभी बताया कि 15,000 कर्मचारी ऐसे थे जो बिना काम किए वेतन उठाते थे, कोई काम ही नहीं कर रहे थे और उनको पैसा मिल रहा था। ठीक है, तो एक तरीके का क्या था, इसमें फिजूल खर्ची था। और इस फिजूल खर्ची में 2 अरब लिबरों का कर्ज हो गया था फ्रांस के ऊपर। किस पर, फ्रांस पर। कितने, 2 अरब लिबरों का कर्ज हो गया था। तीसरी बात, जब अमेरिका रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, तो उस समय अमेरिका का साथ दिया था फ्रांस ने। किसने दिया था, फ्रांस ने साथ दिया था ब्रिटेन के विरुद्ध। ठीक है, तो जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, अमेरिका की क्रांति, उसमें फ्रांस ने क्या किया था, इसमें फ्रांस ने सहयोग किया था और इस सहयोग में इसके 10 अरब लिबरों के कर्ज हो गए। ठीक है, ये सारा पैसा लग रहा है इसमें। ठीक है, लिब्रो क्या होता था, लिब्रो एक मुद्रा थी वहां की, फ्रांस की मुद्रा थी, जो बाद में 1794 ईस्वी में इस मुद्रा को समाप्त कर दी गई। ठीक, तो अब एक बात समझिए, इन सारी चीजों से अगर खजाना खाली हो रहा है तो राजा क्या करेगा, राजा स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएगा, क्योंकि उसको पैसे की कमी हो रही है। पैसे की कमी होगी तो टैक्स बढ़ाएगा, दूसरा उपाय कोई नहीं है। तो टैक्स बढ़ाएगा, और टैक्स बढ़ाएगा तो लोग परेशान होंगे, आम जनता अपनी मांग रखेगी। तो राजा क्या करेगा, 175 साल बाद स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। 175 साल के बाद क्या बुलाता है, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है। ठीक है, और इस मीटिंग में ये इस पर बात करता है करों के बारे में, क्योंकि इस समय जो फ्रांस का जो समाज था वो संकटग्रस्त हो चुका था, कर्ज में पूरा आ चुका था। ठीक है, तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाएगा राजा। अब इस स्टेट जनरल की मीटिंग में भाग कौन कौन से लोगे, तो हमने आपको बताया कि फ्रांस के समाज में 3 स्टेट डिवाइडेड थे। तो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब इसमें मुद्दा ये था कि जो थर्ड स्टेट था उसमें कर्मचारी, व्यापारी और औरतों को इस मीटिंग में क्या था, इस मीटिंग से बाहर रखा गया था। तो इस मीटिंग से पहले ही थर्ड स्टेट वालों ने क्या रखा, अपनी कुछ मांग रखी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि किसान, कारीगर और औरतों को इस प्रवेश से जो बाहर रखा गया है इसको खत्म किया जाए। दूसरा, इसमें जो वोटिंग का जो प्रोसेस था वो पर स्टेट पर वोट था। तो जैसे हम कहें कि इसके कुल मिलाकर 300 वोट हो गए, 300 प्रतिनिधि थे। ठीक है, प्रतिनिधि पादरी वर्ग के, यानी कि फर्स्ट स्टेट के, और ये सेकंड स्टेट के भी कितने हो गए, 300 प्रतिनिधि। ठीक है, और थर्ड जो स्टेट था उसके 600 प्रतिनिधि थे। तो 600 प्रतिनिधि में सबको भाग लेने का अधिकार नहीं था। अब इस मांग में ये हुई कि पर स्टेट पर वोट की अगर बात आएगी तो 300 ये प्रतिनिधि, 300 ये प्रतिनिधि, अगर इनकी वोटिंग की बात आएगी तो ये तो 600 हो जाएंगे। तो इसी तरह इनकी बात क्या होगी, इनकी बात मानने से राजा इनकार कर देगा। 2 लोग क्या करेंगे, इनका विरोध करेंगे, क्योंकि कब कोई भी चीज होगी तो इनकी जीत होगी। तो राजा क्या करेगा, और ये 2 स्टेट थे ये मानने से इनकार कर देंगे। और इस बात को लेकर, ठीक है, ठीक है, तो 15 मई 1789 को लुइस 16 यानी 16वां ने क्या किया, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, और इस मीटिंग से पहले ही स्टेट जनरल ने कुछ मांग रखी। ठीक है, और इस मांग में क्या रखा कि पर पर्सन पर वोट होना चाहिए। अब इस बात को लेकर राजा क्या किया, मानने से इनकार कर दिया। जब राजा इस बात को मानने से इनकार कर देगा तो थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, ये जो असेंबली थी इसका बहिष्कार कर दिया, जिसमें मीटिंग बुलाई गई थी उसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। और 17
1789 को थर्ड स्टेट वालों ने क्या किया, स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित कर दी कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग स्वयं को ही क्या बना रहे हैं, नेशनल असेंबली बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना दिया इन्होंने, नेशनल असेंबली बना दिया। ठीक है, और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसके जो लीडर थे उनका नाम था आबे सिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, क्या नाम है, आबे सिए, जो एक पादरी वर्ग थे। क्या था, एक पादरी वर्ग से था। ऐसा नहीं है कि पादरी वर्ग में सारे लोग ही अमीर थे, कुछ उसमें गरीब भी थे, तो गरीब गरीब दोस्त हो गया। ठीक है, और दूसरे कौन थे, मिराबे, ये कुलीन वर्ग से थे, तो इसका नेतृत्व ये करेंगे। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही समझेंगे, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। नमस्कार।